नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारे प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर आपको जो प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए, ये आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और किसके इन्वायरमेंट के, इन पांचों टॉपिक से आपको इसमें, और साइंस के प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सभी के 10-10 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्ता का उल्लेख किया गया है? तो 10वें मंडल हो जाएगा। पुरुष सूक्ता का वर्णन किस मंडल में किया गया है? ये 10वें मंडल में किया गया है, ऋग्वेद के। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने, और ये पाल वंश से संबंधित था। प्रश्न संख्या 3 है ये, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता प्रणाली को आधिकारिक और व्यवस्थित रूप से शुरू किया था? तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को क्या किया था? आधिकारिक और व्यवस्थित रूप से शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो चित्रकला का जो स्वर्णिम काल कहा जाता है, जहांगीर के जो समय था उसको चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में जो नेतृत्व किया था विद्रोह का, बेगम हजरत महल ने किया था। तो लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ पर हुई थी? वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल और मोहन सिंह भकन के द्वारा की गई थी। मोहन सिंह और लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने जो बेलगाम अधिवेशन था 1924 में, ये कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में इसकी अध्यक्षता की थी। 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था, ये कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में। महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा, अभिनव भारत नामक पुस्तक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत नामक पुस्तक जो था, इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये? 1904 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद 1939 में किस संगठन की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से कब इस्तीफा दिया था? 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो 1939 में एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, किन के बीच लड़ा गया था? तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। अब पॉलिटी के प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? तो दल बदल का जो कानून है ये किस में अनुसूची में? ये 10वीं अनुसूची में है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अस्पृश्यता का अंत जो किया गया है ये आर्टिकल 17 से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत किस में है? ये आर्टिकल 17 में है ये। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं जो अनुच्छेद 44 के अंदर आता है, समान नागरिक संहिता किस में आती है? आर्टिकल 44 में आता है ये। राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग, जो भारत का राष्ट्रपति है उसके प्रति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। प्रश्न 15 है ये, किस संविधान संशोधन हेतु लघु संविधान कहा जाता है? किसको लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान के प्रावधान किया गया है, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 है ये, भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है और अब तक कितनी बार लगाया गया है? वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं, आर्टिकल 360 में इसका प्रावधान है। भारत में यह अब तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। हम कह सकते हैं वित्तीय आपातकाल 360 के अंदर आता है और भारत में अब तक ये एक भी बार नहीं लगाया गया है। प्रश्न संख्या 17 है ये, संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो भारतीय संसद प्रणाली है ये ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। संसदीय प्रणाली जो है भारतीय, ये किस संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन के संविधान से ये प्रेरित है। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की जो सिफारिश की थी वो ये बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। और यह कितने स्तरीय थी? यह 3 स्तरीय थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने 1957 में किया था और यह 3 स्तरीय थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जो मौलिक अधिकार है भाग 3, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए थे और मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये रूस के संविधान से लिए थे। प्रश्न संख्या 20 है ये, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है उस न्यायालय के। और जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ये 65 वर्ष होती है ये। आइए भूगोल के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जिसको कैप कोमोरिन के नाम से भी जानते हैं, ये कन्याकुमारी में स्थित है। और सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। पूछता है मुख्य भूमि का बिंदु, तो कैप कोमोरिन, ये कन्याकुमारी है। और जो सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा ये। जोजिला दर्रा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो जोजिला दर्रा लद्दाख और श्रीनगर, ये लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और ये लद्दाख में स्थित है ये। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है और यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम अन्नाई मुंडी है ये, और अन्नामलाई पहाड़ियों पर यह स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुंडी है और ये अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी है? जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण किया जाता है। ये कौन सी जगह? गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएंगे। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी को बोला जाता है। इसको रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। डंकन पास किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के मध्य स्थित है।
दक्कन पास कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के मध्य कौन सा है? ये दक्कन पास स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये अगला प्रश्न हो जाएगा 28वां। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माउंजली किस नदी पर स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये माउंजली, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है ये? असम में स्थित है। ये प्रश्न संख्या 29 हो जाएगी। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य भारत के राजस्थान राज्य में ये स्थित है। ये प्रश्न संख्या 30 है। ये पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन की दिशा क्या होती है? तो पृथ्वी की अपनी धुरी पर जो घूर्णन की दिशा होती है ये पश्चिम से पूर्व होती है। कौन सी होती है? पश्चिम से पूर्व। अब साइंस के प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या कहलाता है? ये जूल कहलाता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या कहलाता है? ये जूल कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है। ये वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का पाठ्यक्रम समान होता है? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो दोनों पैमाने होते हैं ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल क्या होते हैं? इनका पाठ्यांक क्या होता है? समान होता है। प्रश्न संख्या 34 है। ये आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये मोसले के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इस पॉइंट को याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मोसले के परमाणु क्रमांक पर ये आधारित है। प्रश्न संख्या 35 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक नाम है। और इसका जो सूत्र है CaSO4 1/2H2O। तो CaSO4 1/2H2O क्या है? इसका सूत्र हो जाएगा। ये जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने से लोहे का ऑक्सीकरण होता है और लोहे का भार बढ़ जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। प्रश्न संख्या 38 है। किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। उसका जो रासायनिक नाम है स्कर्विक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्विक एसिड। और इससे क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न संख्या 39 है। ये रक्त का थक्का जमना में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त के थक्के जमने में विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के रक्त के थक्के जमने में क्या होता है? ये सहायक होता है। प्रश्न संख्या 40 है। लाइसोसोम को कोशिकाओं की कौन सी थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम जो है कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। इनको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो NSO। पूर्व में इसका नाम क्या था? CSO था। जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। पहले इसका नाम क्या था? CSO था। भारत में GST कब लागू किया गया था और यह किस प्रकार का कर है? GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था
और यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ये प्रश्न पूछा जाता है जीएसटी को कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था और यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है ये। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो जो बैंकिंग क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के अंदर आता है। इसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। बैंकिंग क्षेत्र को सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 44 है ये, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो ये आरबीआई हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी अधिकतर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मजदूर काम करते हैं, तो इसको छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्र में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी और ये हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को अधिक प्राथमिकता दी गई थी। प्रश्न संख्या 47 है ये, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो विश्वेश्वरैया 1934 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, एम विश्वेश्वरैया है ये। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 48, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा इसको जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 49 है ये, सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य है, जब ऋण कम ब्याज पर आसानी से उपलब्ध हो उसे क्या बोला जाता है, सस्ती मुद्रा बोला जाता है। प्रश्न संख्या 50 है ये, भारत में नाबार्ड बैंक का मुख्य कार्य क्या है, जो नाबार्ड का कार्य है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, नाबार्ड का कार्य क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ये नाबार्ड का कार्य होता है। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग जो किया था 1935 में टॉसले के द्वारा किया गया था। किसके, टॉसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो ओजोन परत जो होती है ये समताप मंडल में पाई जाती है और यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था। अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, इसको 1997 में जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था, तो 1997 में जापान के क्योटो शहर में इसको अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और वर्तमान में इससे किस नाम से जाना जाता है, तो हेली नेशनल पार्क 1936, जिसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है या रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते हैं। तो कौन सा था, हेली नेशनल पार्क 1936 में था। वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से या रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। 56 प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 57 है ये, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, जिन्होंने उत्तराखंड में
वृक्षों की कटाई के खिलाफ आंदोलन चलाया था। तो चिपको आंदोलन ये किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणी और चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा चिपको आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। प्रश्न संख्या 58 है ये। जैव विविधता के संदर्भ में भारत का कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को हॉट स्पॉट जैव विविधता क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 59 है ये। पेयजल में किस तत्व की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी होती है? जो ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी है यह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। किस कारण से होती है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। आज का लास्ट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 60 है ये। रेड डाटा बुक जो संकटग्रस्त जीवों की सूची तैयार करती है किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक को प्रकाशित किया जाता है। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ द नेचर के द्वारा रेड डाटा बुक को प्रकाशित किया जाता है। क्या नाम है इसका? IUCN के द्वारा। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।